नमस्ते बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं वर्क। तो वर्क क्या होता है? आप लोग पढ़ते हैं वो भी एक वर्क है, लिखना भी एक वर्क है, चलना घूमना भी एक वर्क है। लेकिन क्या फिजिक्स में ये सब वर्क हैं? नहीं। फिजिक्स में वर्क का मतलब और नॉर्मल लाइफ में वर्क का मतलब डिफरेंट होता है। फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो फिजिक्स में वर्क कहता है कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क डन होता है वेन एवर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो बॉडी है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर। देखिए, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसके ऊपर इस डायरेक्शन से फोर्स लगता है, और अगर इस बॉडी में इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय फोर्स। वर्क जो है वो फोर्स के द्वारा डन हो गया। ठीक है। तो वर्क जो है वो डन करता है कोई भी फोर्स या एजेंट ऑफ फोर्स। जैसे आप घर में कुछ काम करते होंगे तो बोला जाता होगा ना कि राहुल, पंकज, गीता, बबीता जो भी हैं कि ये वर्क को डन किए। उसी तरीके से वर्क को डन जो है चाहे तो फोर्स करता है या एजेंट ऑफ फोर्स करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ एक राहुल नाम का लड़का है। ठीक है। तो राहुल नाम का लड़का है, वो इधर फोर्स लगाता है जिससे इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट अकर होता है। ठीक है। तो हम लोग मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट एस यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी को लेकर के आया, इस डिस्प्लेसमेंट अकर हुआ। ठीक है। तो वर्क डन कौन किया भाई? तो वर्क डन बाई एजेंट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने वाला कौन है? जो फोर्स लगाने वाला होता है उसको एजेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो वर्क डन कौन किया भाई? एजेंट ऑफ फोर्स मतलब राहुल किया। और वर्क डन जो है वो कौन से फोर्स के द्वारा हुआ? जो एफ ये फोर्स लगाया उसके जरिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्क डन बाय बॉडी या एजेंट ऑफ फोर्स या फोर्स। जब भी आप बोलिएगा तो ये जरूर बोलिएगा कि वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन कौन कर रहा है? ठीक है, एजेंट ऑफ फोर्स या किस फोर्स के जरिए हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये मार्कर को हम लोग छोड़ते हैं तो इधर नीचे आ रहा है, तो अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है, फोर्स लगा रही है, नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और नीचे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन किसके जरिए हो रहा है? अर्थ के जरिए या ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। तो एजेंट कौन हो गया? अर्थ, और फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इधर अगर लेके आए ऊपर तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द अर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये तो हम लोग वर्ड के बेसिस पे समझ लिए कि वर्क डन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इसका कैलकुलेशन के ऊपर। देखिए, यहाँ पे कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगा इधर, लेट अस सपोज फोर्स यहाँ पे लगा F, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर S। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच है एंगल थीटा। ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी
एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो कि डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहिए, तो फोर्स इधर है तो फोर्स को हमको इस डायरेक्शन में लाना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर F है तो हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है Fx, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो Fy लग रहा है। ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, इधर लग रहा है Fx, इधर लग रहा है Fy, इधर ये लग रहा है F, ये एंगल बन रहा है थीटा। अच्छा बताइए तो cos थीटा क्या होता है? तो cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट हो गया Fx और हाइपोटेन्यूस हो गया F, यानी Fx क्या हो गया F cos थीटा। कोई दिक्कत? Fx क्या हो गया? फोर्स इन एक्स एक्सिस, क्या हो गया? F cos थीटा हो गया। तो देखिए वर्क डन क्या है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स किधर होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फोर्स आपका इधर लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कितना लग रहा है? Fx लग रहा है। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है लेकिन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हम लोग निकाल चुके हैं Fx कितना लग रहा है? F cos थीटा लग रहा है। तो वर्क डन क्या हो गया? W बराबर F हो गया हमारा F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट हो गया S, यानी वर्क डन बराबर क्या हो गया? Fs cos थीटा। कोई दिक्कत? वर्क डन क्या हो गया? Fs cos थीटा। अब याद कीजिए जब हम आपको वर्क डन क्या हो गया? Fs cos थीटा, जब हम आपको पढ़ाए थे स्केलर डॉट प्रोडक्ट, या जब भी आप पढ़े होंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर हैं, फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर हो जाता है तो cos थीटा आता है। तो हमको दिख रहा है कि W बराबर Fs cos थीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। कोई दिक्कत? वर्क डन क्या हो गया? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर का, और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया। हम फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन बाई फोर्स, जिस फोर्स इधर लगा रहे हैं फोर्स तो वर्क डन बाई फोर्स, इधर अगर गिर रहा है कोई चीज तो वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर हम लगा रहे हैं, इधर फ्रिक्शन का फोर्स अगर लग रहा है तो वर्क डन बाई, इधर हो गया फोर्स अप्लाइड फोर्स और इधर हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से अधिक वर्क डन एक साथ होते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमसे किसके द्वारा, कौन से फोर्स द्वारा वर्क डन पूछ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये अप्लाइड फोर्स द्वारा वर्क डन भी हो रहा है, और यहाँ पे एक फ्रिक्शनल का फोर्स लग रहा है F, उसके जरिए भी वर्क डन हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स या वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स या नेट वर्क डन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। और कोई भी अगर डाउट अभी भी होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हम उसको सॉल्व करें। तो देखिए हमारा क्या निकल के आया कि इधर फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों का बीच का एंगल ये थीटा अगर है, ये तो थीटा 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वर्क डन क्या आ गया? Fs डॉट S वेक्टर, यानी Fs cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है इसका अगर हम यूनिट का बात कर लेते हैं पहले, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ वर्क डन। तो अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ वर्क डन का, तो क्या हो सकता है? तो यूनिट ऑफ वर्क, आप सिर्फ वर्क लिखेंगे तो वर्क डन समझिएगा। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फोर्स
इंटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है आप बताइए, यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर। दैट मीन्स यूनिट ऑफ वर्क इज व्हाट, न्यूटन मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, न्यूटन मीटर। लेकिन हम लोग इसका एक यूनिट बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जूल, और वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है 1 जूल। इसका मतलब क्या है 1 जूल का, कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेट, कुछ भी हो वेट, कुछ भी, वेट से कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे और उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट यानी 1 मीटर हो जाए, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो 1 जूल के बराबर होगा, 1 फोर्स इंटू 1, ठीक है, 1 जूल के बराबर हो जाएगा। और इसको बेसिकली सिर्फ 1J लिखा जाता है, ठीक है, 1J बराबर 1 न्यूटन मीटर। ये जो यूनिट है ये यूनिट होता है एसआई यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या होता है एसआई यूनिट होता है। तो जनरली हम लोग एक सीजीएस यूनिट भी देखते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि जो वर्क डन होता है उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो सबको यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि जो फोर्स होता है उसका सीजीएस यूनिट होता है डायन, ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। तो क्या हो जाएगा देखिए, आपका 1 न्यूटन मीटर को अगर हम डायन में कन्वर्ट करें तो 1 न्यूटन बराबर हो गया 10⁵ डायन, ठीक है, और 1 मीटर बराबर हो गया 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। देन 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या हो गया 10⁵ और 10⁻² मल्टीप्लाई में जुड़ जाएंगे तो 10⁻7 हो जाएंगे, ये हो जाएगा डायन सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये डायन सेंटीमीटर हो गया, ये 1 न्यूटन बराबर 10⁻7 डायन सेंटीमीटर हो गया। तो 1 न्यूटन मीटर को बोलते हैं 1 जूल, और 10⁻7 इसको डायन सेंटीमीटर को बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो अर्ग क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन, ये होता है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ये जूल से छोटा यूनिट है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। आखिर में ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला भी होगा, तो देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसका। तो देखिए ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से बना हुआ है और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻⁻² और डिस्प्लेसमेंट का होता है L। तो क्या हो गया mL/T⁻⁻², ये हो गया वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्क डन जो है वो होता है पॉजिटिव, निगेटिव और माइनस, सॉरी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वर्क डन 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। तो आइए हम इन तीनों को देखते हैं, कब पॉजिटिव वर्क डन होगा, कब निगेटिव वर्क डन होगा और कब जीरो वर्क डन होगा, और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझते हैं कि कब वर्क डन जीरो हो सकता है, कब वर्क डन 1 पॉजिटिव हो सकता है और कब वर्क डन निगेटिव हो सकता है। तो वर्क डन बराबर होता क्या है Fs cos थीटा, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन F एंड S, ठीक है, F और S के बीच का एंगल है थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो क्या हो गया कि हमारा जो है आपका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन की हम बात करते हैं।
तो देखिए सबसे पहला चीज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही हो, या थीटा जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में वो 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा, या इक्वल हो, और लेस देन 90 डिग्री हो, क्योंकि cos थीटा 0 पे क्या होता है 1 होता है, और 90 पे हो जाता है आपका क्या 0, उसके बाद तो वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है। तो एंगल 0 से 90 का मतलब क्या है, फोर्स यहाँ लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, तो ऐसे ऐसे यहाँ से इधर ही होना चाहिए, ठीक है। तो थीटा अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, और 90 से छोटा हो, तो वर्क डन क्या होगा, या पॉजिटिव, और मैक्सिमम वर्क डन होगा जब थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसका सिचुएशन देख लेते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इधर 10 न्यूटन का, और इधर जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर का। तो वर्क डन क्या हो जाएगा 10 × 3, 10 3 जा 13 जूल, तो 30 जूल हो गया वर्क डन। कोई दिक्कत, अगर एंगल रहता तो cos थीटा ले लेते, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन समझ में आया। कब होगा पॉजिटिव वर्क डन, जब थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। अब हम लोग देखते हैं कि कब होगा 0 वर्क डन। 0 वर्क डन का सिचुएशन क्या है, देखिए। तो पहला केस ये हो गया, दूसरा होगा 0 वर्क डन। तो 0 वर्क डन कब होगा, दो तरीके से वर्क डन 0 हो सकता है। जैसे हम ये बोर्ड को ऐसे धक्का दे, पीछे पीछे तो धक्का ही नहीं दे रहे हम, तो फोर्स तो हम लगा रहे हैं कंटिन्यूअसली, बट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। तो वर्क डन उस केस में क्या हो गया 0 हो गया, फोर्स हम लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका जो फोर्स लगे और वर्क डन जो हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो, वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। क्या क्या हो सकता है सिचुएशन, पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया आपका डिस्प्लेसमेंट 0 वाला। अब 90 डिग्री वाला समझ लीजिए। जैसे देखिए एक पर्सन है, वो ऐसे ऐसे बैग अपने सर के ऊपर ऐसे कैरी किए हुए, अब कैरी हुए किए हुए बैग, तो बैग के ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है इधर, और वो उधर जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि उसका डिस्प्लेसमेंट उसका वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन बाय अ मैन ऑन दी बैग, तो बैग के ऊपर उसका वर्क डन क्या है 0 है। कैसे, क्योंकि फोर्स वो उधर लगाया, माथे के ऊपर ऐसे रखे हुए, फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर हो रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, इधर फोर्स लगा रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस समय क्या हो गया आपका वर्क डन 0 हो गया। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। फिर दूसरा केस लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। देखिए जब आपका कोई सर्कुलर मोशन करता है ऑब्जेक्ट, तो जनरली टेंजेंशियल फोर्स लगता है उस समय, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो फोर्स तो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, टेंजेंशियली हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर आया, टेंजेंशियली आया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। हमेशा सेंटर से खींचा गया लाइन अपने टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। समझ में आया भाई। तो इस तरीके से केसेस, जैसे आप ऐसे रस्सी को घुमाते हैं तो रस्सी का डिस्प्लेसमेंट और रस्सी के ऊपर जो टेंशन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा उसमें 0 होगा। कोई दिक्कत। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन कैसे होगा, ठीक है। बच्चा लोग यहाँ कहता है निगेटिव वर्क डन कैसे होगा भाई, पॉजिटिव वर्क डन समझ में आता है, लेकिन ये निगेटिव वर्क डन कैसे हो जाता है। तो देखिए पॉजिटिव और 0 वर्क डन समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव वर्क डन कैसे होगा। तो निगेटिव वर्क डन के ऊपर ध्यान देते हैं। निगेटिव वर्क डन, तो
मान लिया जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, एक रफ सरफेस पे ऊपर रखा हुआ है, तो रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और आप लोग जो है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इधर 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का इधर आप फोर्स लगा दिए 50 न्यूटन का, और जो है इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान लो हो गया 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका फोर्स जो है फ्रिक्शन का पीछे रहेगा क्योंकि ये रफ सरफेस है। अब मान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.2 है और ये ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ठीक है। अब हमसे कोई पूछ दिया कि वर्क डन बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ठीक है, तो पहले फ्रिक्शन का फोर्स जानना चाहिए। तो फ्रिक्शन का फोर्स जब ऐसे सरफेस के ऊपर रखा होता है तो देखिए यहाँ पे हो गया, नीचे लग गया mg, ऊपर में हो गया नॉर्मल रिएक्शन एंड ये भी हो गया mg के ऊपर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है म्यू mg, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया 0.2, म्यू का वैल्यू कितना हो गया 0.2, m का वैल्यू कितना हो गया 10 और g का वैल्यू कितना हो गया 10, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला 2 10 जा 20 न्यूटन हो गया आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इधर, दोनों के का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों अपोजिट में हो गए, तो डायरेक्शन जब दोनों का अपोजिट है तो आपका जो है एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो फोर्स हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 और कॉस 180 हो गया -1, तो -200 न्यूटन का सॉरी 200 जूल का वर्क डन हो गया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज -200 जूल, ठीक है। तो अगर जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो या थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, समझ में आ रहा है बात, क्या हो थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो 180 से छोटा हो, ठीक है, 270 तक भी चलेगा, तो आपका जो है थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस समय वर्क डन क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है, -200 जूल। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड हम फोर्स लगा रहे हैं मान लो 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हम 5 मीटर। अब हमसे कोई पूछेगा कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, वर्क फोर्स किधर लग रहा है ग्रेविटी का नीचे लग रहा है, तो दोनों अपोजिट में है, तो अगर हम बोले तो 20 पे फोर्स लगा रहे हैं 5 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 25 या 100, बट दोनों अपोजिट में है तो -100 जूल, ठीक है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।